ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास आज का। जस्ट वेट। ओके, 60 पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुके हैं बेटा हमारे साथ। बाकी किधर है? आज 80 से 100 स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं डेली, बट आज यहाँ पे ओनली हमें 60 स्टूडेंट्स ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, चैट में बहुत सारे लोगों के गुड मॉर्निंग मैसेज दिख रही है, बहुत से क्वेश्चंस हैं। ओके, गुड मॉर्निंग प्रगति, रुतिका, सुप्रिया, मनाली, गौरव, गुड मॉर्निंग ऑल। उर्वल, साइली, अनिकेत, वैष्णवी, प्राची, आयुष, रुतिका, निकिता, अमृता। ओके गुड, ठीक है। ओके कल्याणी, ठीक है। प्रीति, रिनेम नहीं होगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप अपने खुद की आईडी से ही क्लास को ज्वाइन करेंगे। चलो, तो कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग टीचर। तो जैसे कि बेटा आज हमारा यहाँ पे लेक्चर्स जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर 7 है। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक के यहाँ पे जो स्टडी किए हैं, जिसमें फर्स्टली एक तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया हम लोगों का। ओके गुड, और क्या हो गया बेटा हमारा स्टडी में? अभी स्क्रीन मैंने शेयर ही नहीं किया हूं। ओके, डीएनए का स्ट्रक्चर के साथ ही साथ और क्या हुआ हमारा बताएंगे? क्या देखे थे हम लोगों ने? वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल। उसके बाद फिर हम लोगों ने न्यूक्लियोजोम मॉडल का स्टडी किए। न्यूक्लियोजोम मॉडल के बाद नेक्स्ट क्या देखे थे हमने? आरएनए वर्ड। वेरी गुड। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन, हाँ गुड, म्यूटेशन भी हुआ है हमारा। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले बेटा? डबल हेलिकल मॉडल्स जो हैं, उसी के साथ साथ वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का जो रेप्लिकेशन मेथड जो बताया है, उस सेमी कंजर्वेटिव मोड में बताया है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है वो हम देखेंगे, और सेकंड हम लोग यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये देखेंगे। तो स्क्रीन बोर्ड पे सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। फर्स्टली आपको ये सॉल्व करना है, जल्दी से आंसर देंगे बेटा। इसका आंसर क्या आ रहा है? क्वेश्चन है, इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज 21 if this DNA segment has total 300 nucleotides, then how many of these having Z remains guanosine? सॉल्व करेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन को फास्टली। इतना शॉर्टकट आंसर नहीं आएगा। नो, नो प्रगति, नो गौरव, आराम से अच्छे से सॉल्व करो, गलती नहीं करोगे। ओके, टाइम हो चुका है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स जो है जिनका आंसर अभी करेक्ट आया है। तो इसमें बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है सही नहीं है, सॉरी बॉस। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट आया है वो हम लोग देख लेते हैं। प्रांजल वरवरे, वेरी गुड बेटा, आप करेक्ट हो। दिव्या, आपने क्या यहाँ पे लिखा है मैं समझ नहीं रहा हूँ। 3 डिजिट में आंसर दिख रहा है आपका। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है दिव्या, हाँ गुड बेटा दिव्या, दिव्या करेक्ट है। 2 स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट शुभम करेक्ट है। शुभम के बाद नेक्स्ट तन्वी। ओके, तन्वी भी करेक्ट है। आयुष करेक्ट है। साइली करेक्ट है। लियांशु, वेरी गुड बेटा, लियांशु भी करेक्ट है। मानव, आप भी करेक्ट हो बेटा। प्राची करेक्ट है। दिव्या अगेन 2 बार बेटा सेम ही आंसर आपने मैक्सिमम टाइम लिखे हो क्या? अच्छा, दिव्या गहाने। ओके, दिव्या गहाने, और इसके पहले अगेन एक और दिव्या थी, क्या नाम था उसका? दिव्या का चैट बहुत ऊपर चली गई है।
ओके चलो, दोनों भी दिव्य जो है उनके आंसर करेक्ट आए। अब कई लोग सोच रहे हैं हमारा नाम नहीं आया तो अलग अलग ट्राई कर रहे हैं। बट आप लोगों ने ए से लेके डी ई बी सी सब 21, 63, 29, 87 सारे तो ट्राई कर लिए। हाँ, मृणाली करेक्ट, साइली करेक्ट। ओके चलो, अब ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को नहीं समझा, रेज योर हैंड फास्टली। कितने लोगों को नहीं समझा है? 8 पीपल, 9, 11, 13, 14, 15, 16% को, 17 को नहीं समझा है। ओके 64 पार्टिसिपेंट है यहाँ पर, और 64 पार्टिसिपेंट में अभी और भी आ रहे हैं। ओके ओके ठीक है। 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें नहीं समझा है, बाकी सभी लोगों को आया। ओके मैक्सिमम स्टूडेंट करेक्ट है, और भी बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं समझ में आया। बेटा बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। ओके अभी आप लोग अपने हैंड को लोअर कर सकते हो। चलो तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा क्या है आंसर। स्क्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी लोगों को प्रॉपरली? ओके तो देखिए बेटा, क्वेश्चन जो है जैसे कि हम लोग देख रहे थे, अब क्वेश्चन मेरे पास से, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन हट गया। क्या बोला बेटा यहाँ पे? इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए परसेंटेज ऑफ एडेनिन 21। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास से जो है साइड हो गया। देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या बताया हुआ है यहाँ पर बेटा? परसेंटेज ऑफ एडेनिन 21। क्या चीज? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसमें परसेंटेज एडेनिन का जो है वो हो गया 21%। तो एडेनिन के साथ जो बेस पेयरिंग होती है, जैसे कि हम लोगों ने स्टडी की है कहां पे, हेलो, बेस पेयरिंग हमने देखे कि एडेनिन पेयर करता है थायमिन से, और चारगाप रूल हम लोगों ने स्टडी किए हैं, और चारगाप रूल के अकॉर्डिंग देखिए तो जितने नंबर ऑफ एडेनिन रहेगा सेम नंबर ऑफ थायमिन रहेगा। मींस प्यूरिन और पिरामिडिन का रेशियो जो होता है वो क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। गुड। तो यदि एडेनिन का 21% है तो एज इट इज थायमिन भी जो है वो क्या रहेगा? 21%। वेरी गुड। देखो अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हमारे, फिर यहाँ पे टोटल 300 न्यूक्लियोटाइड, क्या बताया यहाँ पर? टोटल जो है 300 यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड दिए हुए हैं। अब इस 300 न्यूक्लियोटाइड में हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ग्वानोसिन कितने हैं, तो ग्वानोसिन कितने हैं इस 300 न्यूक्लियोटाइड में वो हमें देखना है। तो सबसे पहले बेटा मुझे ये बताओ 300 का 21% कितना होगा? बताएंगे बेटा जल्दी से, क्वेश्चन जो पूछ रहे हो उसका आंसर चाहिए मुझे। 300 का 21% कितना आएगा? निकालो, अभी आप ही सॉल्व करोगे बेटा, आप ही लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। 63 क्या है ये? ओके मींस यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एडेनिन है उतने ही नंबर ऑफ थायमिन रहेंगे। तो कितना हो गया? ओके गुड। कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 63 क्या हो गया हमारे? एडेनिन। तो उसके बाद फिर क्या आएगा? 21 और 21% हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना बेटा, सिंपल तरीके से निकालते हैं। 21 और 21 कितना हो जाएगा? 42%। 42 के बाद रिमेनिंग जो बच रहा हमारा उसका हम लोग 300 से यदि परसेंटेज निकालेंगे तो डायरेक्टली इसका आंसर जो है वो कितना आएगा? 87 गुआनोसिन आएंगे। ट्राई करो अगेन जल्दी से। 300 माइनस 126, 174 डिवाइडेड बाय 87, 174 डिवाइडेड बाय 2, 87। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। 300 देखो 21 मींस यहाँ पे हम लोगों ने एडेनिन और थायमिन जो निकाले वो कितना आ जाएगा? 126। अब 300 में से 126 को यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 174। वेरी गुड आयुष। अब यदि हम ले यहाँ देखें तो यहाँ पे ग्वानोसिन और साइटोसिन दोनों आएगा। डिवाइड यदि हम 2 से करते हैं तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ग्वानोसिन पूछा है तो कितना आएगा? 87। अभी ईश्वरी, प्रगति, मेरा सही था। वैष्णवी मींस आप
उसका नाम क्या बेटा, कलश हो क्या, ओके ठीक। बेटा ABCD मैं वहां पे रीड नहीं कर रहा था, मैं आपके नंबर्स रीड कर रहा था। चलो ठीक है प्रगति, आप करेक्ट हो, पहले गलत थे शायद आप। ईश्वरी गुड। चलो अभी ऐसे कितने स्टूडेंट है जिन्हें नहीं समझा, हैंड राइज करेंगे बेटा, रेज योर हैंड। कितने स्टूडेंट है जिसे नहीं समझा? क्लियर है तो वापस से हम हमारे स्लाइड पे आएंगे। किसी का नहीं आ रहा, मीन सभी लोगों को समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? हेलो, ओके गुड। तो अभी यहाँ पे हम लोग आगे का पोर्शन देखते हैं, जिसमें एक तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या चीज, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो देखिए बेटा, एक एनिमेशन में आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई तो भी एक एंजाइम है और डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उस स्ट्रेन को सबसे पहले ब्रेक किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। मींस अब यहाँ पे स्ट्रेन जो हो रही है वो क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। और सेपरेट होने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेन सेपरेट हुई। सेपरेट हुई स्ट्रेन जो होगा, क्या होगा यहाँ पे, इसके साथ न्यू स्ट्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो है यहाँ पे तो हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है और कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा ये हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए बेटा, फर्स्टली कुछ लोगों के चैट में क्वेश्चन पूछे कि देख लेता हूँ किसका प्रॉब्लम है। हाँ ओके गुड बेटा, गुड प्रगति। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले रेप्लिकेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है बेटा, ये पेरेंटल डीएनए है और पेरेंटल डीएनए का कॉपी होना, मींस फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर डीएनए फ्रॉम वन पेरेंटल डीएनए। गुड। तो वन पेरेंटल डीएनए से टू डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होगा, तो इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। बट रेप्लिकेशन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन ये है कि रेप्लिकेशन कहां पर होता है। तो बेटा सेल डिवीजन जब होता है तो सेल डिवीजन का एक फेज आता है जिसे इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज जो है, इंटरफेज की यदि हम बात करें तो इसमें G1 S G2 एंड M फेज। कुछ लोगों का सेल बायोलॉजी हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है। ओके चलो, तो यहाँ पे देखिए बेटा, जो S फेज होता है सेल डिवीजन का, उस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो पहली चीज तो हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो कहां पर हो रहा है। तो कहां हो रहा है बेटा, सेल डिवीजन में एस फेज। अब सेल जब डिवाइड करेगी तो जितना सेल डिवीजन होगा, जितने नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होंगे, तो उतना ही वहां पे सेल को क्या करना पड़ेगा बेटा, डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, तब जाके ये सारी प्रोसेस होगी। ओके तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखे, एस फेज ऑफ इंटरफेज इन सेल डिवीजन, जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। इतना समझा। डीएनए का रेप्लिकेशन मींस क्या होता है, कॉपी होना। डीएनए का डीएनए के फॉर्म में क्या हो रही है बेटा, कॉपी हो रही है। ओके अब यहाँ पे जैसे डीएनए का जो रेप्लिकेशन जो होता है ये होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव कैसे होता है, तो सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग मींस यहाँ पे हम लोग देखें तो एक जो स्ट्रेन जो रहेगा वो ओल्ड रहता है और दूसरा स्ट्रेन, देखो ये पेरेंटल डीएनए है, इस पेरेंटल डीएनए में एक स्ट्रेन तो ओल्ड वाली है और दूसरा एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रेन रहेंगे। तो वन ओल्ड और वन न्यू यहाँ पे स्ट्रेन दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से जो डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। ये वाटसन एंड क्रिक ने जो है एक्सप्लेन किए, डिफाइन किए कि डीएनए का रेप्लिकेशन मेथड जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव मींस क्या होता है, तो देखो बेटा हमारे ये जो स्लाइड है इसमें आप लोग देख रहे हो कि डायरेक्टली हमारे इस स्लाइड में बताया हुआ है कि सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या है। मींस यहाँ पे जो डॉटर डीएनए जो फॉर्म हुआ है वो कैसा है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड मींस यहाँ पे वन पेरेंटल स्ट्रेन है और अनदर जो है वो क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रेन है। समझ में आ गया। तो वन यहाँ पे पेरेंटल और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रेन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये मेथड को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं वन बाय वन, ठीक है।
जिसकी हेल्प से आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंसेप्ट जो है यहाँ पे समझने में हेल्प होंगी। तो सेमी कंजर्वेटिव जो होता है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ पर। तो देखिए बेटा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ कि जो सेमी कंजर्वेटिव मींस यहाँ पे सबसे पहले ये जो डीएनए का 2 स्ट्रैंड जो है, डबल स्ट्रैंड, वो सबसे पहले क्या होगा, सेपरेट होगा। अब जैसे यहाँ पे दोनों भी स्ट्रैंड जो है ये सेपरेट हो रही है, तो सेपरेट होने के बाद देखो, ये वाला डीएनए ये सेपरेट हो गया एक स्ट्रैंड, और ये दूसरा स्ट्रैंड, दोनों भी सेपरेट हो गई। सेपरेट होने के बाद अब ये दोनों भी स्ट्रैंड जो है ये एक्ट करेगा, एक्ट एज अ टेम्पलेट। किस तरह से एक्ट करेगा, एक्ट एज अ टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट का मीन्स ये होता है कि ये ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड की तरह काम करेगा और ये रीड करेगा न्यू न्यूक्लियोटाइड को। अब न्यू न्यूक्लियोटाइड को कैसे रीड करेगा, तो देखो सपोज यहाँ पे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन है, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्या चीज, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये वाला स्ट्रैंड है एज इट इज, इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री था। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो एडेनिन के साथ यहाँ क्या था, थाइमिन, फिर यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे साइटोसिन और ये ग्वानिन। तो सबसे पहले ये दोनों भी स्ट्रैंड क्या हुआ, सेपरेट हो गया इस तरह से। सेपरेट होने के बाद ये स्ट्रैंड एक्ट करेंगे एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब इसके साथ अब न्यू जो बेसिस जो है यहाँ पे आके ज्वाइन हो सकते हैं। तो न्यू बेसिस यहाँ पे ज्वाइन होंगे तो इस तरह से और ये इस तरह से, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे ज्वाइन होगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या आएगा, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। यहाँ पे क्या आएगा, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो अभी इस तरह से वन पैरेंटल डीएनए से 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो वन पैरेंटल डीएनए से 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हुआ है, यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो अभी मुझे ये बताओ बेटा कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रेन है वो कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन है। कैसा है ये, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन। तो अब यहाँ पे देखो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने हमारे जो स्लाइड में हम लोगों ने देखे कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव, मींस वन पैरेंटल डीएनए स्ट्रेन यहाँ पे है और दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रेन वहां पे प्रेजेंट होंगे। मींस दोनों भी स्ट्रेन सेपरेट हो रही है। सेपरेट होने के बाद जो पैरेंटल डीएनए स्ट्रेन है वो एक्ट कर रहा है एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रेन। मींस अभी वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एक न्यू स्ट्रेन को क्या करेगा, वहां पे सिंथेसाइज करेगा और सिंथेसाइज करने के बाद फाइनली वहां पे एक डीएनए का फॉर्मेशन होगा। मींस सबसे पहले यहाँ पे जो हो रहा है, क्या हो रहा है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो इसमें क्या होता है बेटा, ये यहाँ पे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्या यहाँ पे एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है और वीक हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या है, एक एंजाइम आया, उसने इजीली इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ब्रेक होने की वजह से दोनों भी स्ट्रैंड इस तरह से क्या हो गई, सेपरेट हो गई। ठीक है, देखो यहाँ पे एनिमेशन में बताया था मैंने आप लोगों को, एक ही पार्ट देखो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, इस एनिमेशन में हमें इसी तरह से दिखाई दे रहा है कि दोनों भी स्ट्रैंड क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। ध्यान देंगे अभी एनिमेशन पर। ओके, एक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है ये, प्रगति ने आंसर दी थी थोड़ी देर पहले, हेलिकेज एंजाइम। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये जो एंजाइम है ये क्या कर रहा है बेटा, ये जो एंजाइम है डबल स्ट्रैंड जो है डीएनए की उसको सेपरेट कर रहा है, मींस हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने के बाद अभी जो सेपरेटेड हुआ डीएनए का स्ट्रेन है ये अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ अगेन। देखो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये डीएनए ये आपस में सेपरेट हुई, सेपरेट होने के बाद अब अपने तरफ क्या करेगा, ये न्यू जो बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड उसको अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने के बाद इस तरह से डीएनए का सिंथेसिस होगा। ओके, चलो, तो आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो इस जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है ये क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में देखिए बेटा, पहली चीज तो यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेट होता है वो कैसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव। अब यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव के साथ ही साथ और दो टर्म यदि हम लोग देखें, लास्ट टाइम इस चीज को लेकर डिस्कशन चल रहा था हमारा, क्या क्या था, एक तो आएगा कंजर्वेटिव, दूसरा आएगा डिस्पर्सिव
और थर्ड आएगा सेमी कंजर्वेटिव। तो बेटा कंजर्वेटिव में पेरेंटल डीएनए जैसा है हूबहू ऐसे ही डॉटर डीएनए बनता है, सारा उसने अपना ओरिजिनल स्ट्रैंड को कंजर्व कर लिया, बट इसके किसी भी टाइप के एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमें नहीं मिले हैं, इसलिए हमारा साइंस इसको एक्सेप्ट नहीं करता। होता है कि नहीं होता हम नहीं जानते। डिस्पर्सिव में क्या हुआ, ये ओरिजिनल स्ट्रैंड के बाद जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसमें ओरिजिनल का कुछ भी सेगमेंट नहीं रहेगा, सारा कुछ न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड रहेगा, बट इसका भी किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है हमें नहीं मिला है, तो इससे भी हमारा साइंस जो एक्सेप्ट नहीं करता। तो फाइनली एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो हुआ वो किसको लेके हुआ है, सेमी कंजर्वेटिव को लेकर हुआ है, जो कि हम लोग यहाँ पे इस स्लाइड में देख रहे हैं। तो इस स्लाइड में जो हम लोग देख रहे हैं, तो इस स्लाइड में क्या चीज बेटा, जो प्रूफ हुआ है कि डीएनए रेप्लिकेट जो हो रहा है, तो डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसको सबसे पहले जो देखा था वो देखा था कहाँ पे, ई कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई में, और जस्ट उसी के बाद फिर हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट और ह्यूमन सेल में भी ऑब्जर्व हुआ। तो यहाँ पे मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल जो है उन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट कब, 1958। एनसीईआरटी का डेटा है बेटा, जो टाइम दिया है वो आपको याद रखना है, ठीक है। किसे क्या प्रॉब्लम हो गया बेटा, प्रज्ञा क्या प्रॉब्लम है, क्यों राइटिंग कर रहे हो बेटा, क्या प्रॉब्लम है बोलो, मैं रूम से एग्जिट कर दूंगा आपको फिर ऐसे में, कुछ प्रॉब्लम है बोलो। चैट में रिस्पॉन्स करो कुछ प्रॉब्लम होगा तो। ओके अभी मैं आपको म्यूट अनम्यूट का परमिशन नहीं दे रहा हूँ, बाद में मैं परमिशन दूंगा जब जिसके क्वेरीज रहेंगे, जब क्वेश्चंस रहेंगे। ओके तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, इकोलाई। इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसमें सबसे पहले डिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट का नाम है मिशेल्सन और स्टॉल। कंप्लीट नेम याद रखोगे, मैथ्यू मिशेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, यहाँ पे टेस्ट भी किया जा सकता है, मैथ्यू फ्रैंकलिन हो सकता है, स्टॉल मिशेल्सन हो सकता है, ये कुछ भी नाम को ट्विस्ट करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे बेटा आप लोगों के लिए, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अभी हम लोग। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बेटा, जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के पहले हम लोग यहाँ पे ये पार्ट समझते हैं कि यहाँ पे जो फ्रैंकलिन जो है मींस मिशेल्सन और स्टॉल की यदि हम बात करें, तो मिशेल्सन और स्टॉल ने यहाँ पे हम लोगों को क्या चीज बेटा, जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके हमारे सामने जो डेटा प्रोवाइड किए हैं, तो यहाँ पे इसका कंसेप्ट क्या है। तो देखिए पहली चीज तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किए, ई कोलाई बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जो क्या था, NH4Cl, फिर N15 मींस यहाँ पे हेवी नाइट्रोजन के आइसोटोप का यूज किया, ठीक है, मींस ओनली नाइट्रोजन सोर्स ही वहां पे प्रोवाइड किया और उस ई कोलाई बैक्टीरिया को मेनी जनरेशन तक के ग्रो कराया। देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया जो कि पेट्री प्लेट यहाँ पे दिख रही है, लेबोरेटरीज में उन्होंने N15 के आइसोटोप यूज किए, और यूज करने के बाद फाइनली इस बैक्टीरिया को मेनी जनरेशन तक के ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद फाइनली क्या हुआ, फाइनली ग्रो होने के बाद इस तरह से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सेल्स बनी, 2 से अगेन और डेवलप करेगा अगेन एंड अगेन, क्योंकि बैक्टीरिया में जो डिवीजन होता है बहुत फास्टली होता है, 20 मिनट्स में एक बैक्टीरिया 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके तो इस तरह से फाइनली जो रिजल्ट मिला, रिजल्ट ये मिला कि जो N15 के जो आइसोटोप थे वो इनकॉर्पोरेट हो गए किसमें, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में। अब बेटा ये स्टेटमेंट ना इतने आसानी से नहीं समझता है, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब यहाँ पे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ इस कंसेप्ट को, कि एक्चुअली यहाँ पे ये कंसेप्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है और कैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किए साइंटिस्ट ने, और फाइनली बताए कि किस तरह से यहाँ पे N15 जो है वो ग्रो किया। तो देखो बेटा ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये हमारी पेट्री प्लेट है, इसमें ये एक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। यदि इस बैक्टीरिया को हम न्यूट्रिएंट सोर्स के फॉर्म में यदि सिर्फ नाइट्रोजन दे रहे हैं, मींस हम इस बैक्टीरिया को सिर्फ खाना पीना जो दे रहे हैं, ठीक है, वो किस चीज का दे रहे हैं, सिर्फ नाइट्रोजन का ही दे रहे हैं।
तो यदि हम लोग इस बैक्टीरिया को ओनली नाइट्रोजन ही प्रोवाइड करेंगे, तो अब मुझे बताओ कि ये बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा, तो ग्रो करने के बाद फाइनली इस बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हुई है, तो उसमें जैसे कि ये जो डीएनए है, ठीक है, क्योंकि डीएनए भी डेवलप करेगा, सेल डिवाइड करेंगे, तो सेल डिवीजन के लिए वहां पे क्या करना पड़ेगा बेटा, डीएनए को भी रेप्लिकेट करना पड़ेगा। तो अभी इसको हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे ये जो पहले इकोलाई जो था उसका जो डीएनए था वो कैसा था, नॉर्मल था। अब नॉर्मल के बाद हम लोगों ने N15 के आइसोटोप दिए, तो यहाँ पे ये जितना भी N15 है इनकॉर्पोरेट हुआ। अभी यहाँ पे एक जनरेशन में 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इस तरह से ये जो है रेप्लिकेशन कंटिन्यूअसली होते जाएगा, बैक्टीरियल सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि क्योंकि हमने कंटिन्यूअसली उनको N15 ही दिए है, तो अभी एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे जितने भी जो डीएनए की स्ट्रेन का फॉर्मेशन हुआ, सारे में इनकॉर्पोरेट हो गया क्या चीज, हेवी आइसोटोप, मींस N15 सभी में भी क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया। देखो बेटा हमारे इस स्लाइड में यही लिखा हुआ है, कंसेप्ट समझना बेटा, कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, मैं ज्यादातर फोकस कंसेप्ट क्लियरिटी पर ही करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बताया, जब इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया एक ऐसा मीडियम जो हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन था, और हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन मींस ओनली नाइट्रोजन सोर्स ही यहाँ पे प्रोवाइड किए और मेनी जनरेशन तक के ग्रो कराए। रिजल्ट ये हुआ कि N15 इनकॉर्पोरेट हुआ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में, मींस अभी हमारे पास जो डीएनए मॉलिक्यूल मिला वो हेवी डीएनए मॉलिक्यूल था, और हेवी डीएनए मॉलिक्यूल को हम लोग नॉर्मल डीएनए से इजीली डिस्टिंग्विश करेंगे। तो कैसे, एक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का हम यूज करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम मिक्स कल्चर में से स्पेशल टाइप के कंपाउंड को भी सेपरेट कर सकते हैं। मिक्स सैंपल यदि रहा, मिक्सचर यदि रहा, तो उस मिक्सचर में भी हम सेपरेट कर सकते हैं स्पेशल कंपाउंड को। तो यहाँ पे बेटा सेपरेट करने के साथ ही साथ सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज करेंगे, ठीक है, और डीएनए की डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। मींस डीएनए का जो डेंसिटी होता है, यदि हेवी डीएनए N15 वाला रहा और सेंट्रीफ्यूज करेंगे हम जब उसको सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिक्स करके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हेवी डीएनए जो है वो सेंट टू द बॉटम, बॉटम में आ गया, लाइटर डीएनए जो है वो क्या होगा, ऊपर साइड आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फाइनली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा हमारे बेटा साइंटिस्ट ने यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए। और फाइनली यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं। डायरेक्टली एनसीईआरटी ने एक बात बताई है बेटा, N15 is not a radioactive isotope। इसके पहले देखिए हम लोगों ने हार्शर चैस का एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, जो हम लोगों ने हार्शर चैस का एक्सपेरिमेंट स्टडी किए, उसमें बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था फॉस्फोरस और सल्फर का। बट यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है N15 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, ये बेटा हेवी आइसोटोप है, ये यहाँ पे बताया हुआ है, N15 is the heavy isotope of nitrogen। ओके, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। आगे नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पे जब हम लोग इसको सेपरेट करते हैं N14 ओनली, यदि हम डेंसिटी देखें तो उसमें हम इजीली हम N15 और N14 को सेपरेट कर सकते हैं। तो अभी देखिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे बताया हुआ है कि देन जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे एक ऐसे मीडियम में जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल मींस N14 अमोनियम क्लोराइड का मीडियम है, ठीक है। तो उसके बाद फिर फाइनली रिजल्ट क्या आए, तो अभी अगेन हम लोगों को बेटा यहाँ पे और भी कुछ कंसेप्ट जो है वो समझना है, जिसकी हेल्प से आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होगा। चलो देखते हैं। अब बेटा आपके पास एनसीईआरटी होगी, तो एनसीईआरटी में देखिए आपको एक डेटा जो दिया हुआ है उसमें इस तरह से जो डीएनए बताया है, ठीक है, वो N15 वाला है। N15 यहाँ से हम लोग न्यू जनरेशन स्टार्ट करते हैं, मींस इसको उन्होंने जो बताया है G0 जनरेशन बताई हुई है, ठीक है। अब ये जो G0 जनरेशन जो है मींस यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है, जैसे कि सपोज यहाँ पे एक मैं कोनिकल फ्लास्क ले रहा हूँ, इस कोनिकल फ्लास्क में बेटा ये बैक्टीरिया को ग्रो कराया, इस बैक्टीरिया को ग्रो कराया मतलब एक नॉर्मल इकोलाई था, और नॉर्मल इकोलाई के पास किसी भी टाइप का हेवी आइसोटोप नहीं है, नाइट्रोजन जो है 15 वाला नहीं है, क्या था, N14 ही था। लेकिन इसको मेनी जनरेशन मीन 17 जनरेशन तक के ग्रो कराया, 17 जनरेशन तक की जब उन्होंने ग्रो कराया, तो ग्रो कराने के बाद फाइनली यहाँ पे हम लोगों को जो मिला, डीएनए की जो दोनों भी स्ट्रेन जो रहेगी वो कैसी रहेगी,
दोनों के पास नाइट्रोजन 15 के आइसोटोप आ गए, यहाँ पे NH4Cl, ठीक है। हैवी अमोनियम क्लोराइड जो है इस मीडियम में मेनी जनरेशन तक के क्या किए, ग्रो कराए। अब मेनी जनरेशन तक के ग्रो कराए तो अब यहां से हम लोग इसे G0 समझेंगे। अब G0 के बाद अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमारे साइंटिस्ट ने अभी यहाँ पे नॉर्मल मीडियम NH4Cl जो है ये 14 वाला, अब ये जो लिए नॉर्मल मीडियम लिए, नॉर्मल मीडियम के बाद जब यहाँ पे ग्रो कराएंगे तो ग्रो कराने के बाद फाइनली यहाँ पे हम लोगों को एक जनरेशन मिलेगी, ये होगी G1। अगेन फिर से हम लोग इनको नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराएंगे तो यहाँ पे जो हम लोगों को जनरेशन मिलेगी ये जो रहेगी ये क्या रहेगी, G2। अब यहाँ पे G1 और G2 मीन्स क्या है, तो सबसे पहले हमें मालूम है बेटा डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए में क्या होगा बेटा, स्ट्रेन पहले तो सेपरेट हो गई, तो हेवी वाले स्ट्रेन एक सेपरेट हो जाएगी। अब उसको खाना पीना जो मिल रहा है 14 वाला मिल रहा है, तो नाइट्रोजन जो नाइट्रोजनस बेस में जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, 14 वाला जाएगा। तो उसके बाद जब ये स्ट्रेन जब टेम्पलेट स्ट्रेन की तरह काम करेगा तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूली स्ट्रेन जो बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, 14 वाला बनेगा। वेरी गुड। अगेन यहाँ पे भी बेटा एक स्ट्रेन जो है बेटा वो तो ओरिजिनल वाली रहेंगी, बट यहाँ पे देखो आगे के स्ट्रेन में यहाँ पे जो रिजल्ट्स मिला वो कैसे मिला। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार रिस्पॉन्स करेंगे बेटा आप लोग, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? दिव्या आंसर यस सर। बाकी स्टूडेंट्स बेटा, क्योंकि ये स्लाइड मैं क्लीन कर रहा हूँ उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे बोर्ड पे जो बताया मैंने। कनेक्शन लॉस हो गया था सर, रिवाइज करो अगेन अगेन अगेन। हाँ ओके ठीक है बेटा। देखिए बेटा ये जो लेक्चर है ना मैं अलग अलग तरीके से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, कौन से साइंटिस्ट थे बताओ जल्दी से, हेलो हेलो बताओ, रिस्पॉन्स करो, साइंटिस्ट का नाम क्या था? मिचेल्सन और स्टॉल। ओके, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किए, एक बैक्टीरिया है उसको मेनी जनरेशन तक के हेवी आइसोटोप जो थे नाइट्रोजन के उसमें ग्रो कराए। ग्रो कराने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे हमको जो बैक्टीरिया मिला वो क्या है, दोनों पे जो डीएनए, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन के बाद यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, हेवी वाला मिलेगा। जब इसे नॉर्मल मीडियम में N14 वाले में ग्रो कराते हैं, ठीक है, तो ग्रो कराने के बाद उनको यहाँ पे रिजल्ट मिला। हम बेटा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देख रहे हैं, कौन सी चीज का, हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये देख रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव कैसे होता है, उसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके यहाँ पे समझ रहे हैं, जो कि हमारे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किए। तो यहाँ पे ये G1 और ये G2 मैं आपको इसी में दूसरे डायग्राम से समझाऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा N15 था, फिर यहाँ पे 15 और 14 दोनों इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। फिर आगे की जो न्यू जनरेशन आएंगी तो वहां पे भी यदि 15 वाला रहेगा तो 15 के साथ 14 इनकॉर्पोरेट होगा, और 14 वाला रहेगा तो 14 के साथ 14 ही इनकॉर्पोरेट होगा। अब ऐसा बताने से नहीं समझेगा, यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूँ, अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, अभी मैंने आपको एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लेके समझाया, ठीक है। जैसे कि हमारे ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया बेटा, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को हमने ग्रो कराया है। तो इस बैक्टीरिया का एग्जांपल लेके मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि किस तरह से फाइनली एक बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, और ऑब्वियसली बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करना है तो डीएनए को भी रेप्लिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो रही है ना बेटा, और सेल डिवीजन मींस वहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखिए कि जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया बेटा, इकोलाई को एक ऐसा मीडियम जो कि हेवी नाइट्रोजन के आइसोटोप वाला मीडियम था वहां पे क्या किए, ग्रो कराए। उसका रिजल्ट ये था कि जो N15 था वो क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है। इनकॉर्पोरेट होने की वजह से क्या हुआ, N15 जब इनकॉर्पोरेट हुआ तो न्यूली जो डीएनए वहां पे फॉर्म होगा सभी में क्या होगा, N15 के आइसोटोप रहेंगे। जब हम उसे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी के साथ सेपरेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो यहाँ पे बताया कि यहाँ पे
अब उन्होंने क्या किए, उसी सेल को, अब देखो पहले हम लोगों को क्या मिला, G0, G0 के बाद फिर क्या आएगा, G1, मीन्स जब उन्होंने, ठीक है, क्या बताया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक जो था एक ओरिजिनल डीएनए था, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो बताया वो G0 था, G0 के बाद अब यहाँ पे आएगा G1। तो ओरिजिनल जो डीएनए था यहाँ पे N15 के आइसोटोप थे, फिर यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 14 लेंगे। तो G1 जो रहेगा तो वहां पे हम लोग 14 के आइसोटोप मीन्स N क्या है, NH4Cl 14 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस सैंपल को लेंगे तो यहाँ पे फाइनली क्या होगा, सेल मल्टीप्लाई करेंगी, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जब डीएनए का एक्सट्रैक्ट मिलेगा, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का होता है, तो उसमें हम लोग फाइनली फिर से सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का हम यूज करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ। तो देखिए बेटा, यहाँ पे ये डीएनए था, इस डीएनए को हम लोगों ने क्या किए, सेंट्रीफ्यूज किए बेटा, सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिक्स करके, और मिक्स करने के बाद फिर हम लोगों को यहाँ पे जो है बैक्टीरियल सेल जो है, ठीक है, कैसे पहले एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो बता रहा हूँ, ठीक है। बैक्टीरिया जो है उसके डीएनए को सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में मिक्स करके हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है बेटा, सेंट्रीफ्यूज किए हैं। तो सेंट्रीफ्यूज जब हम लोग यहाँ पे किए, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद फाइनली हमें जो रिजल्ट मिलेगा, तो उस रिजल्ट में यहाँ पे हमको जो डेटा मिलेगा वो कैसा रहेगा, देखो ये हमारे पास जो डीएनए है, हेवी डीएनए है, ठीक है, G0 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो डीएनए है वो कैसा है, हेवी डीएनए है। तो इस हेवी डीएनए में हम लोगों ने अभी नॉर्मल मीडियम, कौन सा वाला बेटा, N14 वाला मीडियम से ग्रो करा है। डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए रेप्लिकेट कब होगा बेटा, जब दोनों भी स्ट्रैंड सेपरेट हुई, सेपरेट होने के बाद फाइनली क्या होगा, एक 14 वाला स्ट्रेन इसके साथ ज्वाइन हो गया, क्योंकि एक न्यू डीएनए बना। तो वन पेरेंटल डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बना, जिसमें एक जो था वो 15 था, दूसरा नया जो सिंथेसाइज हुआ वो कैसा था, 14 था। ये जो जनरेशन थी बेटा, ये थी G0, फिर ये जो आएगा ये फर्स्ट जनरेशन, अगेन फिर से उसके बाद हम लोग इसको अगेन मल्टीप्लाई करा रहे हैं, बैक्टीरियल सेल ग्रो कर रही है तो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 डीएनए है, अब ये जो 2 डीएनए है तो इसका फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या है, 2 से 4 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को तोड़ देते हैं, इसका एक ये वाला स्ट्रैंड सेपरेट होगा, साथ ही साथ ये वाला स्ट्रैंड भी जो है यहाँ पे सेपरेट हो गया, ये वाला स्ट्रैंड भी सेपरेट कराएंगे तो ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, और फिर ये वाला स्ट्रैंड भी सेपरेट हो गया। अब मुझे बताओ बेटा, ये जितनी भी स्ट्रैंड सेपरेट हुई है, इनके साथ फिर से एक न्यू न्यूक्लियोटाइड आके आपस में क्या होगा, इनकॉर्पोरेट होगा, समझ रहे हो। तो अभी यहाँ पे देखो, इस स्ट्रैंड डीएनए के साथ ये वाला, फिर इसके साथ एक नया वाला, इसके साथ न्यू वाला, इसके साथ ये न्यू वाला, इस तरह से यहाँ पे ये जो था ये एक डीएनए सा, वन पेरेंटल डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बने, 2 डॉटर डीएनए का फिर से यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ, क्या हुआ बेटा बताओ,